एक बेरुखी चल रही थी उनकी, और आप देखो एफआईज के आने से रुपये में भी स्ट्रेंथ आनी शुरू हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे संकेत इंडियन इकोनॉमी के लिए। लेकिन एक संकेत जो कि ग्लोबली थोड़ा सा मिला जुला चल रहा है आजकल, सोना चांदी तेल कीमतें, इनमें कल तेजी इंटरनेशनल मार्केट में जोरदार देखने के लिए मिली। ब्रेंट क्रूड $70 के पार पहुंच गया, और सोने चांदी में भी एक अच्छा खासा जंप देखने के लिए मिला। क्यों मिला, उसका रीजन है आपकी स्क्रीन पर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बयान से ईरान टेंशन दोबारा गहरा गई है। टेंशन बढ़ने से सोना तेल और चांदी सभी की कीमतों में उछाल देखने के लिए मिला। जेडी वेंस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, उनका कहना है कि मिलिट्री ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है ईरान के खिलाफ, और ईरान ने अभी भी अमेरिका की शर्तें नहीं मानी हैं। बातचीत फेल होने पर युद्ध भी संभव है। अब ये एक डिप्लोमेटिक दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी हो सकती है जेडी वेंस की, और नहीं तो हो सकता है कि उन्होंने जो अपना मिलिट्री का जमावड़ा वहाँ पर लगा रखा है ईरान के चारों तरफ, तो वो थोड़ा बहुत एस्केलेशन में बढ़ सकता है। कुछ खबरें ये भी आ रही है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर एक एस्केलेशन कर सकते हैं। अब ये ऐसा नहीं हो कि वीकेंड में खबर हो या तो समझौते की या एस्केलेशन की। ईरान के अनुसार लेकिन जो जेनेवा में मीटिंग हुई थी दोनों देशों की, अमेरिका और ईरान की, वो तो ठीक थी उनके हिसाब से। तो वो कह रहे थे कि कंस्ट्रक्टिव मीटिंग रही है। सर, ईरान कह रहा कंस्ट्रक्टिव मीटिंग रही है, अमेरिका कह रहा शर्तें नहीं मानी। तो हालांकि अमेरिका ने यह भी नहीं कहा कि मीटिंग खराब थी, उन्होंने ये कहा कि मीटिंग ठीक थी, लेकिन अभी भी जो हमने रेड लाइन ड्रॉ की हुई हैं उनको ईरान ने नहीं माना है, तो युद्ध भी एक ऑप्शन हो सकता है। इस वजह से सर हमने देखा कि ये सारी चीज़ें कमोडिटीज़ प्राइसेस में दोबारा से सेफ हेवन के तौर पे ऊपर आ गई। सर क्या करें, ये जो शेयर हैं और ये जो सेफ हेवन एसेट है, इनमें क्या करें, और इनसे जुड़े हुए शेयर, फॉर एग्जांपल मन्नापुरम, मुथूट और जो भी सोना चांदी के शेयर है हिंदुस्तान जिंक टाइप के, इनमें क्या करना है? नहीं, देखिए विवेक जी, जो आपने कहा ना, मैं भी वही मानता हूँ कि डिप्लोमेटिक प्रेशर है। ईरान वो कि वेनेजुएला नहीं है ना, तो वो ग्रीनलैंड है कि भाई चुप बैठ जाएगा। उनके पास ऑलरेडी अच्छी खासी मिलिट्री है, और वो इतने सालों से ऐसे माहौल में रहा है। आज आपको भी पता है इसराइल के साथ और उन सब के साथ कैसा चल रहा है उनके लिए, तो दे आर इक्विप्ड। तो मुझे नहीं लगता है कि देखो एक आध मिसाइल छूट जाए, लेकिन फुल फ्लेज वॉर तो पॉसिबल नहीं। लेकिन इसके वजह से मैं जरूर मानता हूं कि ऑयल थोड़ा ऊपर रहेगा, गोल्ड और सिल्वर भी न तेजी में रहेंगे, तो ये है। लेकिन कहीं ना कहीं समझौता होगा। देखिए मुझे नहीं लगता यूएस ईरान के ऊपर कुछ करने को ट्राई किया, क्योंकि बाकी सब देश भी बीच में आ जाएंगे। अब रही बात आगे क्या होगा कॉमोडिटी का, देखिए ऑयल मुझे लग रहा है कि ये 70 आया तो 73 74 5 तक जाएगा, फिर वापिस थोड़ा थम जाएगा ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन आएगा। देखो ये इस लेवल पे ये ईरान अलग ही कंट्री है, तो वहां मुझे लगा है कोई ना कोई समझौता आएगा, तो थोड़ा अभी अपस्विंग रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई चीज आएगी जिसके वजह से कूल डाउन होगा। क्योंकि देखो डिमांड अभी भी उस तरह की नहीं है कि ऑयल ऊपर जाए। ऊपर से अगर रशिया का भी थोड़ा मामला भी ठंडा हो रहा है, तो वहां से भी, और वेनेजुएला का भी ऑयल आ रहा है, हम्म। तो ऑयल कहीं ना कहीं 75 के ऊपर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो फिर पता नहीं है। और गोल्ड और सिल्वर आई थिंक वो तो हमें पता है किस तरह की वॉलेटिलिटी है। लेकिन आई थिंक सिल्वर में टॉप बना दिया है, अभी देखते हैं कि वो वापस टॉप टूटता है कि नहीं। तो वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन उस तरह की जो पागलपंथी पहले थी उस तरह की मुझे अभी नहीं लग रही है। तो अब पागलपंती कमोडिटीज़ में सर को नहीं दिख रही है, अब वो वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत रह सकती है। ठीक है सर, गोल्ड सिल्वर ट्रेडर्स को लेकिन राहत एमसीएक्स ने दी है, और उन्होंने ट्रेडिंग मार्जिन्स घटा दिए हैं। गोल्ड पर अतिरिक्त जो 3% मार्जिन लग रहा था, सिल्वर पर 7% मार्जिन लग रहा था, अब उसमें कटौती कर दी है। नए मार्जिन आज से ही लागू हो जाएंगे। सर एमसीएक्स पर वॉल्यूम बढ़ेगा और इसका फायदा शेयर को मिलेगा क्या? ये देखिए इसलिए ही तो किया है इन लोगों ने क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी गोल्ड प्राइस नीचे जाती है तो अपने वॉल्यूम के प्राइसेस कम हो जाए, तो अकॉर्डिंगली आप उनको ब्रोकरेज भी थोड़ी कम हो जाती है। एमसीएक्स उसके लिए ये मार्जिन कम किया, और उनको भी पता है कि अभी थोड़ा देखो ये क्लियर कट है कि जब उनको वॉलेटिलिटी ज्यादा रखते हैं वो मार्जिन बढ़ा देते हैं, जैसे कम होती है वो तुरंत ही कम कर देते हैं। तो ये एक एमसीएक्स के डायरेक्शन से भी आपको पता चल गया बहुत देख, क्योंकि एमसीएक्स तो पूरा नजर रखता है क्या है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। अब रही बात वॉल्यूम, आई थिंक वॉल्यूम ताबा तोड़ रहेंगे ना एमसीएक्स। आई थिंक इट विल डू वेल ओवर द टाइम, और मैं तो बहुत ही बुलिश हूँ इसमें। हाँ, शायद आपके स्टॉक प्राइस में ऊपर नीचे रहेगा, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जो अभी थोड़ा डीप था वो थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, एक जाता है तो दूसरा आता है।
तो मेरे हिसाब से एमसीएक्स में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। वॉल्यूम आपको, लेकिन जो भी इन्वेस्ट करो एमसीएक्स, आई थिंक 2 साल पकड़ के चलो, 1 साल 2 साल शॉर्ट टर्म के लिए मैं सॉरी मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन 1-2 साल में अच्छा रिटर्न देगा, वॉल्यूम पिकअप होगा आगे जाके भी। सर ये जो हिंदुस्तान जिंक और ये जो शेयर हैं वेदांता, इनके भी टॉप लग गए हैं या इन और इनमें अब वॉलेटिलिटी ही रहेगी या टॉप मतलब अभी है संभावना की और नए टॉप बना सकते हैं? वर्ल्ड अभी यहाँ फंडामेंटली मैं बोलूँ तो ऑलरेडी टॉप बन चुके हैं यार, इससे ज्यादा क्या, यानी आप डिकेड लेवल पे आप पहुंच गए, आपका मार्जिन डिकेड लेवल पे पहुंच गया। हिंदुस्तान कॉपर देखिए आप, अब इतना प्राइस किसी ने सोचा नहीं था। अब आप बोलते हो कि भाई कॉपर होगा वो आगे जाके सोना बन जाएगा 10 साल बाद 20 साल, अरे भाई वो 10 साल बाद होगा ना, अभी थोड़ी हो जाएगा। अभी से आप थोड़ी सब कुछ डिस्काउंट कर लोगे। सो एज ए इन्वेस्टर यू हैव टू थिंक, यू हैव टू बी रैशनल। ठीक है, हाँ मैं इंट्राडे की बात नहीं करूंगा, शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होगा, लेकिन एज ए इन्वेस्टर आई विल नॉट गो एट दिस लेवल, क्योंकि ये बहुत हाई है। और प्रॉब्लम क्या होती है विवेक जी, जब गिरते हैं ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आपके हाथ से कमान छूट जाएगी और फिर आप निकल भी नहीं पाओगे। तो ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। मैं सभी मेटल की बात कर रहा हूँ, आई थिंक बहुत मल्टी ईयर हाई पे पहुंच गए, अभी थोड़ा नीचे गए वापिस। काफी आपको प्लेयर्स, इंट्राडे प्लेयर्स बोलते हैं कि ये बढ़ेंगे, लेकिन एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म आई थिंक वन शुड नॉट गो एट दिस लेवल। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि प्रॉफिट बुक करके साइड में बैठ जाओ। बाकी काफी सारे अच्छे सेक्टर है जो स्टेबल रिटर्न देंगे, यहाँ आपने कमा लिया ना, फिर जरूरी नहीं कि आप हर एक 5-10% पकड़ने जाओ। बिल्कुल ठीक है। तो कमोडिटी, कमोडिटी शेयर्स, इन दोनों में आपको राय मिल गई है। सर को लगता है कि अब यहाँ पर देखिए रिस्क लेना अब थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है। ठीक है सर, एक स्टेटमेंट जो कि पीयूष गोयल साहब का आया, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और उन्होंने कल एक स्टेटमेंट नहीं 2-3 स्टेटमेंट दे दिए, अलग अलग सेक्टर के लिए दे दिए। उन्होंने कहा कोयला और तेल इंपोर्ट पर हम किसी देश पर निर्भर नहीं होना चाहते और भारत अमेरिका से बेहतर क्वालिटी का कोयला इंपोर्ट करेगा। मैं पहले सारे स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, फिर एक एक करके उन स्टेटमेंट पर बात करेंगे। अगले 5 साल में अमेरिका से करीब हम $100 बिलियन के एयरक्राफ्ट खरीदेंगे और एयरक्राफ्ट के चलते भारतीय और एआई के चलते, माफ कीजिएगा, एआई के चलते भारतीय आईटी शेयरों का टूटना बड़ा हास्यास्पद है। ये उन्होंने बातें कही हैं। अब ये 3 बातें हैं, एक तो कोयला और तेल को लेकर, एक एयरक्राफ्ट खरीद को लेकर और एक आईटी शेयरों को लेकर। पहले मैं सर कोयले पर आता हूं। कोयला अगर हम इंपोर्ट करना शुरू करते हैं अमेरिका से, इसका क्या असर होगा सर कोल इंडिया के शेयर पर? गिरता जा रहा है। इसलिए हम लोग इतना भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी $500 बिलियन का ऑलरेडी बोल दिया है कि हम कुछ सालों में हम लोग करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह की डिमांड है इंडिया में, आई थिंक यू कैन नॉट हैव, यानी इतना इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, नहीं तो आपके करेंसी में इशू आ जाएगा। ठीक है, तो कोल इंडिया आई डोंट थिंक डायरेक्टली उसके वजह से है। कोल इंडिया क्या हुआ कि बढ़ भी अच्छा खासा गया था, लेकिन मुझे लग रहा है कि पावर डिमांड फर्स्ट हाफ में थोड़ी बढ़ेगी, तो कोल इंडिया कहीं ना कहीं जाके स्टेबल होगा, तो इतना मुझे इम्पैक्ट नहीं लग रहा है। रही बात ऑयल की आई थिंक इनडायरेक्टली वेनेजुएला, तो वेनेजुएला से हम लोग कितना बाय कर लेंगे, थोड़ा बाय करेंगे। रीजन मैं बताता हूँ कि अभी भी वेनेजुएला से ऑयल आने में टाइम लगेगा, अभी भी वहां रिफाइनरी उस तरह की सेटअप नहीं है, और वो स्पेशल टाइप ऑफ ऑयल होता है, तो वहां से भी थोड़ा इंपोर्ट कम होगा, लेकिन हाँ होगा सही। ठीक है, और वो $100 बिलियन जो उनको भेजे उसमें से ये एक थोड़ा पार्ट रहेगा। रही बात जो एआई में बोल रहे कि भाई हास्यास्पद है, भाई अब देखो गवर्नमेंट को तो बोलना पड़ता है, इंडस्ट्री को बचाने पड़ते हैं, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री है अपनी, वहां अगर पैनिक आता है तो पूरा बड़ा पैनिक आता है, तो वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे, हमें एज अ शेयर होल्डर देखना है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कंट्री को प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आईटी में जॉब कम हुई तो कहीं और सेक्टर में चलाएंगे, वो तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ थोड़ा 1-2 साल थोड़ा उसके रिलेटेड सेगमेंट हो, यानी रियल एस्टेट या जो आईटी हब हो, वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो उस तरह से देखना चाहिए। तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि इनका कहने का वो ये कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें एज ए इन्वेस्टर हमें थोड़ा वी हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस व्हाट दे, नहीं तो गवर्नमेंट बार बार आके ये सब क्यों बोलेगी।